हेलो एंड नमस्कार। आज हम शुरू कर रहे हैं बिहार एपीओ और बिहार जे के लिए मिशन सिलेक्शन यूट्यूब सीरीज़। इसमें हम पिछले 20 साल के जो सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, जनरल नॉलेज या जनरल स्टडी से जुड़े हुए, वो सब यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं 60 दिन के चैलेंज के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा जस्ट टारगेट की तरफ से 60 दिनों का मिशन सिलेक्शन बिहार एपीओ और बिहार जे एग्ज़ाम के लिए। आइए समझते हैं हम इसमें क्या करने वाले हैं। 60 दिनों में हमने टारगेट बनाया है कि पिछले 20 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं बिहार एपीओ और जे एग्ज़ाम्स में जो पूछे गए हैं उन्हें हमें प्रैक्टिस करना है। 1000 से ज़्यादा ये जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के छात्रों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए ये सीरीज़ रहेगी। कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें कवर करने वाले हैं हम? ज्योग्राफी, भूगोल, हिस्ट्री, इतिहास, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, पॉलिटी, भारत की राज्य व्यवस्था, इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था, और अंत में लास्ट में हम इसमें करंट अफेयर्स करेंगे। यानी करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस भी आपकी इस बैच के साथ साथ हो जाएगी। 60 दिन का ये पूरा मिशन है। आज डे 1 है। डे 60 आते आते आज से ठीक 60 दिन बाद जो डेट होगी वो होगी 30/5/2026। यानी कि इस दिन बिहार जे का एग्ज़ाम है प्री। तो अगर आप इस सीरीज़ के साथ बने रहते हैं तो बिहार जे के एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी आपकी जीएस की प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके ही कुछ दिन बाद 15 जुलाई 2026 को शेड्यूल है बिहार एपीओ का एग्ज़ाम। तो वहाँ पर भी आपको इसकी हेल्प मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे हम जीएस के बिहार जी और एपीओ दोनों ही के क्वेश्चन करने वाले हैं और जीएस का सिलेबस लगभग दोनों का सेम ही है। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चंस की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। विच रीजन इज नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड? विश्व की छत जो है वो किसे कहा जाता है? आंसर है बी, पामीर का पठार। पामीर का पठार एक जंक्शन है कई पर्वतमाला का, जैसे हिंदुकुश पर्वतमाला है अफगानिस्तान में, सुलेमान किरतार नाम की पर्वतमाला है पाकिस्तान में, हिमालयाज़ हैं इंडिया में, नेपाल में, चाइना में कुछ माउंटेन रेंजेस हैं, उन सब का एक ये कह लीजिए जंक्शन है जो है पामीर पठार। देखने में कुछ ऐसा लगता है ज़मीन से उठा हुआ, तो इसीलिए इसे विश्व की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। कहीं कहीं पर आप देखेंगे तिब्बत को भी रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में आंसर बी रहेगा। तिब्बत दुनिया का सबसे ऊँचा पठार है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेट डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद चाइना? किस राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है? तो चीन के जो बॉर्डर्स हैं एक बार देख लेते हैं। तो ये देख रहे हैं आप इंडिया और चाइना का बॉर्डर, और इंडिया और चाइना के बॉर्डर में अगर हम देखें, यहाँ पर ये चीन है, यहाँ पर भारत है। तो चीन का बॉर्डर लद्दाख से मिलता है पहले नंबर पर, हिमाचल प्रदेश से लगता है दूसरे नंबर पे, उत्तराखंड से बॉर्डर शेयर करता है, सिक्किम से बॉर्डर शेयर करता है, और अरुणाचल प्रदेश से ये बॉर्डर शेयर करता है। तो भारत के 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनसे चीन का बॉर्डर लगता है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन में कि किस राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश? आंसर होगा डी, उत्तर प्रदेश। वैसे इसका आंसर जम्मू कश्मीर भी हो सकता था, क्योंकि ये 2009 में पूछा गया था। जम्मू कश्मीर उस समय एक राज्य होता था, लद्दाख का क्षेत्र भी जम्मू कश्मीर में आता था, तो जम्मू कश्मीर इसलिए इसका आंसर नहीं था। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का बॉर्डर सिर्फ एक ही देश से लगता है जिसका नाम है नेपाल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्री विद हाउ मेनी कंट्रीज? भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है? तो ये 6 और 7 में कन्फ्यूजन हो सकता है। आंसर इसका 7 होगा। 7 देशों के साथ हमारी सीमा लगती है। कौन कौन से 7 देश हैं? तो आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, 5 पड़ोसी देश तो इधर हो गए। छठा पाकिस्तान है और 7वां अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान से भी भारत की सीमा लगती है। हालांकि पीओके की वजह से ये एरिया हमारे कब्ज़े में नहीं है, रिपोर्टेड एरिया नहीं है इंडिया के लिए, बट स्टिल इंडिया का जो क्षेत्र है, भारत की जो भूमि है, उसका बॉर्डर शेयर होता है अफ़गानिस्तान के साथ। तो आप इन 7 जो देश हैं वही इसका आंसर मान के चलेंगे। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच रेलवे रूट पासिस थ्रू थाल घाट? थाल घाट से कौन सा रेल मार्ग गुजरता है? तो थाल घाट को भी अगर हम मैप में देखें तो देखिए ये है थाल घाट। घाट का मतलब यहाँ पर एक माउंटेन पास है। ये भारत की एक पर्वतमाला जिसे कहते हैं वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में ये जो थाल घाट है, इसके अंदर से रेलवे लाइन गुजरती है जो कनेक्ट हो रही है कौन से शहर से? कोलकाता से। ऐसे ही एक भोर घाट भी है, एक पाल घाट भी है। तो अभी क्वेश्चन पूछा है थाल घाट के ऊपर, तो साफ साफ नज़र आ रहा है यहाँ पे
मुंबई और कोलकाता की जो रेलवे लाइन है वो कनेक्टेड है, मुंबई कोलकाता, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? आंसर है काली मिट्टी, क्योंकि ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ये सबसे उम्दा प्रकार की मिट्टी है। गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक, तमिलनाडु तक ये मिट्टी फैली हुई है। तो 5 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6, विच सी पोर्ट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 128 किलोमीटर फ्रॉम द सी? यानी कि समुद्र से ये बंदरगाह 128 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये समुद्र है और यहाँ से एक नदी अंदर की तरफ आ रही है। नदी का नाम है हुगली, और हुगली के पास कोलकाता बंदरगाह जो है वो स्थित है, यानी कि समुद्र से 128 किलोमीटर अंदर चलना पड़ता है। तो आंसर है इसका ए, कोलकाता। बाकी सभी बंदरगाह बिल्कुल समुद्र किनारे ही स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच स्टेट इज द बैलाडीला माइंस लोकेटेड? बैलाडीला बहुत ही फेमस खदान है, ये किस राज्य में है? तो सबसे पहले तो ये जानिए, ये आयरन ओर की खदान है। आयरन ओर बोले तो लोह अयस्क, जिससे लोहा बनता है। और ये लोह अयस्क की खदान कहाँ मिलेगी? छत्तीसगढ़ में। बी, सी, डी ऐसे याद रखें। बी से बैलाडीला, सी से छत्तीसगढ़ और डी से दंतेवाड़ा। ये नाम आपने सुना होगा, दंतेवाड़ा। एक ज़माने में नक्सलिज्म के लिए भी प्रसिद्ध था ये क्षेत्र छत्तीसगढ़ में, लेकिन अब ये नक्सल मुक्त हो चुका है लगभग। तो इसी क्षेत्र में मिलेगी बैलाडीला की खदानें। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच रिवर बेसिन आर द हाईएस्ट रिजर्व्स ऑफ मिनरल फाउंड? किस नदी बेसिन मतलब घाटी जहाँ से नदी बहती है उस जो है खनिज पाए जाते हैं? आंसर इसका दामोदर। दामोदर नदी को भारत की रूर वैली भी कहा जाता है, रूर घाटी। रूर क्या है? रूर एक घाटी का नाम है यूरोप में, जहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है। तो भारत में भी ये ऐसी नदी है जिसके तलहटी में या जिसके बेसिन में कोयले के भंडार हैं। कहाँ बहती है ये नदी? झारखंड से निकलेगी और बंगाल में जाके ख़त्म हो जाती है, यानी झारखंड और बंगाल में ये नदी बहती है। नदी का नाम है दामोदर, याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच स्टेट इज द इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट लोकेटेड? इंदिरा गांधी परियोजना किस राज्य में? तो यहाँ पे इंदिरा गांधी जो कैनाल है यानी कि नहर है, उस परियोजना की यहाँ बात हो रही है। ये राजस्थान में स्थित है। पंजाब के हरिके नाम के एक जगह से शुरू होकर ये जो कैनाल है, दुनिया की सबसे लंबी पक्की नहर की पक्की नहर ये है, इंदिरा गांधी नहर या इंदिरा गांधी परियोजना। हरिके पंजाब से ये राजस्थान जैसलमेर तक जाती है और ये राजस्थान में मिलेगी इंदिरा गांधी परियोजना या इंदिरा गांधी नहर। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ लैंड इरीगेटेड बाय टैंक्स या पोन्ड्स? तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचित भूमि किस राज्य में है? तो देखिए, उत्तर भारत में जो सिंचाई होती है वो नदियों के माध्यम से होती है, क्योंकि 12 महीने हमारी नदियाँ बहती रहती हैं, या बारिश के माध्यम से होती है या ट्यूबवेल के माध्यम से होता है उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में सिंचाई या खेती थोड़ी अलग प्रकार से होती है। दक्षिण भारत में जो नदियाँ हैं वो 12 महीने नहीं बहती हैं, सीजनल रिवर्स मिलती हैं दक्षिण भारत में। मौसमी नदियाँ एक मौसम में बहती हैं, एक मौसम में सूखी रहती हैं। तो फिर वहाँ पर खेती कैसे होती है? ट्यूबवेल भी वहाँ नहीं लगाए जा सकती, क्योंकि चट्टान वाली भूमि है, तो ज़मीन के अंदर कहीं पर पानी है, कहीं पर पानी नहीं है। उत्तर भारत की तरह नहीं है कि हर जगह पानी मिल जाए। तो यहाँ पर क्या होता है, जब बारिश होती है तो तालाब या टैंक्स उनको भर लिया जाता है, और जब सिंचाई का समय आता है तो उन्हीं तालाबों से, उन्हीं टैंकों से सिंचाई का कार्य होता है। सबसे बड़े स्तर पर यह काम होता है आंध्र प्रदेश में, होता तमिलनाडु में भी है ये, लेकिन आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र है इसके अंतर्गत। 10 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? सबसे पहले तो जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब ये है 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर के क्षेत्र में, 1 बाय 1 किलोमीटर के क्षेत्र में कितने लोग पाए जाते हैं, नंबर ऑफ पर्सन। तो कुछ ना कुछ लोग मिलेंगे यहाँ पे, 100, 200, 1000, 2000, 10,000, 20,000, कुछ ना कुछ संख्या होगा, कोई आंकड़ा होगा। जितने भी लोग यहाँ पर मिलेंगे 1 बाय 1 किलोमीटर में, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, वही उस क्षेत्र की पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाएगी। जैसे भारत में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश की है, कितनी है? मात्र 17। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर अरुणाचल प्रदेश में आप जाते हैं और 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में घूमते हैं तो आपको ऑन एन एवरेज 17 लोग दिखाई देंगे।
जबकि अगर आप सबसे अधिक, जो क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये मिलेगा बिहार राज्य में ए। हाँ जी, तो बात करें बिहार में एग्जैक्टली जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है कितनी, 1106, यानी कि 1106 लोग मिल जाएंगे 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया साइलेंट वैली लोकेटेड? शांत घाटी कहते हैं इसे हिंदी में, ये कौन से राज्य में है? तो शांत घाटी से क्यों कहते हैं पहले तो समझिए। यहाँ पर रात में जो जैसे कुछ जानवर शोर करते हैं वो शोर नहीं होता है, शोर नहीं होता। आमतौर पे आप क्या देखेंगे कि जंगल में रात को अलग अलग आवाज़ें आती रहती हैं, यहाँ पर उस तरह के जानवर नहीं होते जो आवाज़ करते हैं, तो ये शांत रहता है, नाम ही पड़ गया शांत घाटी। कहाँ मिलेगा? केरल में। बहुत ही फेमस ये वैली है, घाटी है, साइलेंट वैली। नेशनल पार्क भी है, ये राष्ट्रीय उद्यान भी है। आंसर हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अकॉर्डेड विद द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो विश्व धरोहर क्षेत्र इनमें से क्या है? गिर, कॉर्बेट, काजीरंगा या पेरियार? आंसर है इसका काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कहाँ पर मिलेगा? असम में। किस लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क? एक सींग वाले गेंडे के लिए, एक सींग वाला गेंडा, वन हॉर्न राइनोसोरस। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ वेहिकुलर पोल्यूशन? वेहिकुलर मतलब व्हीकल से निकलने वाले, वाहन से निकलने वाला प्रदूषण का भाग नहीं है, इनमें से कुछ है। बिहार यूपीओ का ही क्वेश्चन है 2009 का। हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड CO बोलते हैं, बहुत ही खतरनाक गैस है, जान भी ले सकती है, जानलेवा हो सकती है। सल्फर डाइऑक्साइड भी पॉइजनस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी पॉइजनस, पॉइजन मतलब जहरीली गैस है। आंसर है इसमें ए। हाइड्रोजन एक पॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, बल्कि हाइड्रोजन एक फ्यूल की तरह काम करता है। अगर हम इसे लिक्विड में कन्वर्ट कर लें तो हाइड्रोजन से ट्रेन भी चलने लगी हैं अब। हाइड्रोजन जो रॉकेट होता है या सैटेलाइट लॉन्चर्स होते हैं उनमें भी इस्तेमाल होता है। तो हाइड्रोजन एक ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाला पदार्थ है। 14 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 15। लाइट ईयर इज रिलेटेड टू? प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? एनर्जी ऊर्जा से, स्पीड गति से, डिस्टेंस दूरी से, इंटेंसिटी तीव्रता से। तो प्रकाश वर्ष में दूरी नापी जाती है, एक वर्ष में प्रकाश कितना ट्रैवल कर सकता है उसी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो आम तौर पे जब हम स्पेस में डिस्टेंस देखते हैं सूर्य से दूसरा और जो कोई ग्रह है या और कोई गैलेक्सी है वो कितनी दूर है, तो वो दूरी हम प्रकाश वर्ष में ही नापते हैं, क्योंकि वहाँ किलोमीटर, मील ये सब काम नहीं आता है, वो बहुत छोटी यूनिट है। तो प्रकाश वर्ष हम ब्रह्मांड में जो कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनके डिस्टेंस को मेजर करने के काम आता है। 15 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 16। द रिक्टर स्केल इज यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग? तो रिक्टर स्केल का उपयोग निम्न में से किस चीज़ को मापने के लिए किया जाता है? भूकंप को मापने के लिए किया जाता है, भूकंप की तीव्रता। तो आंसर इसका यही है, क्योंकि और कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं। हालांकि अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को नापने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ठीक है, यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है। आंसर इसका ए है, भूकंप की तीव्रता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। गोबर गैस या बायोगैस प्राइमरली कंटेन्स? गोबर गैस में प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो देखिए, जितनी भी प्रकार की गैस है जिनमें से स्मेल आती है, बदबू आती है, वो सारी गैस है मीथेन। इसे ऐसे याद रखिएगा। और ये बहुत बढ़िया एनर्जी का स्रोत है, इसमें ऊर्जा होती है, ज्वलनशील होती है, इनफ्लेमेबल होती है ये जो गैस है मीथेन। इवन जो CNG हम यूज़ करते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो PNG हम यूज़ करते हैं, पाइपलाइन नेचुरल गैस, जो घर में पाइपलाइन आती है ना रसोई गैस वाली की, जो उनमें भी 90 to 95% मीथेन ही होता है। तो गोबर गैस, बायोगैस, CNG, PNG कहीं भी आपको ये मिले, आंसर लगा दीजिएगा मीथेन। ए इज़ द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा LPG अलग है, ठीक है, LPG में मीथेन नहीं होता है, LPG बिल्कुल अलग है। आंसर इसका होगा 17 का ए। क्वेश्चन नंबर 18। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटी मलेरिया ड्रग क्विनीन ऑब्टेन्ड? मलेरिया की दवाई क्विनीन निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो मलेरिया एक बीमारी है, मच्छर से फैलती है और बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। मलेरिया के बुखार का यही सबसे बड़ा लक्षण है। मलेरिया को ठीक करने के लिए एक पेड़ है जिसका नाम है सिनकोना। सिनकोना नाम का एक पेड़ होता है। इसकी छाल यानी कि इसकी बार्क के भीतर एक पदार्थ होता है क्विनीन। इस क्विनीन का इस्तेमाल किया जाता है मलेरिया की दवाई बनाने के लिए, और यही क्वेश्चन हमसे पूछा है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या यूकेलिप्टिस से मिल रहा है हमें, ये धतूरा के पेड़ से मिल रहा है, सिनकोना से मिल रहा है, या मनी प्लांट? आंसर हो जाएगा सी। 18 का आंसर है सी, सिनकोना के प्लांट से मिलता है क्विनीन।
क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इजी क्वेश्चन है। जून 5 इज सेलिब्रेटेड एज, 5 जून को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? ये है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। इसकी हर साल क्या थीम रही है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो 2025 जो पिछला वर्ष गया है, इसकी थीम रही है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को हमें ख़त्म करना है। तो थीम भी एग्जाम में पूछ ली जाती है, ये भी याद रखिएगा, और डे तो इम्पॉर्टेंट है ही। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पुनपुन, सोन, फाल्गु एंड सकरी रिवर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? तो ये है वेस्ट पश्चिम, ये है ईस्ट पूरब, और 4 नदियाँ दी गई हैं। कह रहा है इनको क्रम में लगाइए। बिहार एपीओ 2009 का क्वेश्चन है। ये चारों नदियाँ बिहार की लोकल नदियाँ हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पे या भारत का भूगोल अगर आप पढ़ेंगे तो शायद इन नदियों में से 1-2 का ही नाम आप सुन पाएंगे, जैसे सोन नदी, सोन एक मुख्य नदी है इनमें, या हो सकता है फाल्गु नदी भी आप सुन लें। फाल्गु नदी निरांजना नदी का नाम है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, बोध गया, जहाँ पर गौतम बुद्ध को बोधि की प्राप्ति हुई थी। तो फाल्गु नदी के तट पर ही है वो, तो फाल्गु नदी मैं मान सकता हूँ कि आपने सुना हो। सोन नदी तो सुना ही होगा। पुनपुन और सकरी नदी जो है ये कुछ नए हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं मैप के थ्रू। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है उत्तर प्रदेश, ये है बिहार, यहाँ पर है झारखंड, और ये गंगा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के लगभग बीचों बीच से बहते हुए बंगाल की तरफ जा रही है। ऐसे ये नदी बह रही है, और गंगा नदी में दक्षिण की तरफ से 4 नदियाँ आके मिल रही हैं, यानी झारखंड से शुरू होकर कुछ नदियाँ गंगा में मिल रही है। पहली हम बात करें सोन नदी, तो सोन नदी इस तरीके से बह रही है। इसके बाद पुनपुन रिवर झारखंड से निकलती है, गंगा नदी मिल जाती है। तीसरा आप देखेंगे फल्गु नदी, गया, मैंने अभी बताया आपको, बोध गया, महात्मा बुद्ध की ये इसे भूमि कहा जाता है, ये भी गंगा में जाके आगे मिल जाती है। चौथे नंबर पर देखेंगे आप सकरी नदी, ये नवादा जो डिस्ट्रिक्ट है शेखपुरा, यहाँ से होते हुए ये गंगा में मिल जाती है। अब हमें इन्हें क्रम में लगाना है, कैसे? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो बड़ा आसान है। सबसे पहले सोन नदी S, फिर पुनपुन नदी P, फिर फल्गु नदी F, फिर सकरी नदी SPFS। तो हमें कोड क्या मिला? SPF और S। आंसर हो जाएगा B, सोन, पुनपुन नदी, फल्गु नदी और लास्ट में सकरी रिवर। अच्छा क्वेश्चन है, बिना मैप के करने से थोड़ा मुश्किल, हाई लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, विच कैपिटल सिटी इज नॉट लोकेटेड नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? कौन सी राजधानी कर्क रेखा के पास नहीं है? तो भारत में कितने राज्य हैं जो कर्क रेखा के ऊपर स्थित हैं? कौन से राज्य हैं? पहले तो यही आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। तो चलिए इसके लिए भी चलते हैं मैप में। तो ये देखेंगे, ये है भारत के कुछ राज्य, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा। तो सबसे पहले गुजरात, दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर पे भोपाल, चौथे नंबर पे छत्तीसगढ़, पाँचवें नंबर पे झारखंड, छठे नंबर पे बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर गुजरती है कर्क रेखा। इन्हें याद करने की भी ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। मी से मिज़ोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, महा से मध्य प्रदेश, नॉट महाराष्ट्र, छा से छत्तीसगढ़ और लास्ट में झार से झारखंड। इन 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब आते हैं क्वेश्चन पे वापस। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है, भोपाल MP की कैपिटल है, आइजोल पता है कहाँ की कैपिटल है? ये मिज़ोरम की कैपिटल है, और पटना सभी को पता होगा बिहार की राजधानी है। तो हमें पता है इसका आंसर D होगा। क्यों? क्योंकि पटना बिहार या पटना राज्य से कर्क रेखा गुजरती ही नहीं है। क्वेश्चन यही पूछा गया है, कौन सी राजधानी कर्क रेखा के पास नहीं है? तो पटना कर्क रेखा से बहुत दूर है। 21 का आंसर D। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ अ सुनामी? सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी क्या होता है? जब बहुत बड़ी समुद्री लहर आकर तट से टकराती है और पूरा एक बड़ा विनाश कर देती है, उसे सुनामी कहते हैं। कारण क्या है सुनामी आने का? कोई उल्कापिंड गिर जाए? नहीं। ज्वालामुखी? नहीं। कहीं लैंडस्लाइड हो जाए? नहीं। आंसर है समुद्र के अंदर अगर कोई भूकंप आ जाए। तो भूकंप पृथ्वी पर भी आ सकता है, भूकंप समुद्र के अंदर भी आ सकता है। मान लीजिए ये समुद्र है, इसमें ये बहुत सारा पानी है और यहीं समुद्र किनारे एक शहर बसा हुआ है, ये एक पूरा शहर बसा हुआ है। अब यहाँ पर कहीं भूकंप आ गया ज़मीन के अंदर, यानी समुद्र के अंदर जो ज़मीन है उसमें भूकंप आ गया। जब ये धरती हिलेगी तो ये पानी भी लहर बनाएगा
और ये लहरें जाकर सुनामी का रूप ले लेंगी, बहुत खतरनाक होती है सुनामी। तो आंसर है इसका सी। सुनामी एक जापानी शब्द है, ये भी याद रखिएगा। जापान में बहुत बार जापान ने सुनामी का कहर झेला है, तो सुनामी शब्द जापानी ओरिजिन का है, ये किसी एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट कंसिडर्ड एज ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता इनमें से एक गैस को। ग्रीन हाउस गैस वो गैस होती हैं जो पृथ्वी को गर्म रखने में मदद करती हैं या बहुत ज़्यादा गर्म कर देती हैं पृथ्वी को, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से भी ये जुड़ा हुआ है। तो कौन सी गैस इसमें नहीं है ऐसी? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो मीथेन अभी जस्ट हमने बात की थी, जो कि गोबर गैस भी कहलाती है। सीएनजी पीएनजी में मीथेन ही होता है। तो ये एक ग्रीन हाउस गैस है, यानी कि ये पृथ्वी को गर्म रखने में मदद करती है। नाइट्रस ऑक्साइड भी है। कार्बन डाइऑक्साइड तो सबसे बड़ा योगदान इसका है। हाइड्रोजन, फिर से आंसर हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये एक ईंधन के रूप में काम करती है, या ये एक ईंधन के रूप में काम कर सकता है हाइड्रोजन, वही पुराना। 23 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 24, यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद। बिहार एपीओ 2009 का क्वेश्चन है कि यूएनईपी जो है इसका मुख्य संबंध किससे है। फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, पर्यावरण से संबंधित ये कार्य कर रहा है। यूएनईपी का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कीनिया की राजधानी में। कीनिया की राजधानी है नायरोबी। और आंसर क्या होगा? बड़ा आसान है। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, सूर्य की ऊर्जा, कृषि या परमाणु ऊर्जा। तो परमाणु ऊर्जा से कोई मतलब नहीं है, एग्रीकल्चर से कोई मतलब नहीं है, सूर्य की ऊर्जा से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है संरक्षण से। किसका संरक्षण? बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो जैव विविधता है हमारे प्लैनेट के ऊपर, उसके लिए कार्य करता है यूएनईपी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का 25। रियो डी जेनेरियो एक बहुत ही फेमस शहर है ये ब्राज़ील का। हालांकि राजधानी नहीं है ब्राज़ील की, ब्राज़ील की राजधानी है ब्रासीलिया। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? रियो डी जेनेरियो इज फेमस बिकॉज। रियो डी जेनेरियो प्रसिद्ध है क्योंकि रियो डी जेनेरियो में 2016 के ओलंपिक्स भी हुए थे, अगर याद हो आपको। तो क्वेश्चन के ऑप्शन हमें क्या दिए गए हैं? यहाँ वर्षावन है इसलिए प्रसिद्ध है ये। यहाँ विश्व की सबसे लंबी नदी बहती है इसलिए प्रसिद्ध है। यहाँ पृथ्वी सम्मेलन यानी अर्थ समिट हुआ था, या ये ब्राज़ील की राजधानी है। डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। विश्व की सबसे लंबी नदी यहाँ नहीं बहती है, नील नदी है, वो अफ्रीका में बहती है। यहाँ वर्षावन है, ये भी गलत है। आंसर है इसका सी। यहाँ पर 1992 में एक बहुत महत्वपूर्ण समिट हुई थी, अर्थ समिट इसे कहते हैं, जिससे पर्यावरण से संबंधित हमें आगे क्या रोड मैप लेकर चलना है इसका निर्णय लिया गया था। तो रियो समिट भी बोलते हैं इसको, अर्थ समिट भी बोलते हैं। इन्वायरमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 25 का आंसर है सी। तो इस तरीके से ये 25 क्वेश्चन आज हमने देखे। कल डे 2 की सीरीज़ में हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आप डिटेल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव बैच चल रहा है बिहार एपीओ और बिहार जे एग्ज़ाम के लिए 7 बजे से 8 बजे शाम के, और 2 महीने का बैच है। डेमो क्लास फ्री है। इन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आज के लिए रखेंगे इतना ही। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी कमेंट करके हमें बताइए, और जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए रखते हैं इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।